दोस्तों, आज की ये कहानी आपको एक अलग ही लेवल पर लेकर जाने वाली है। कहने को इसके टोटल 7 एपिसोड्स में सभी कहानियां अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी वो सभी रहस्यमयी तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और 7वां एपिसोड आते आते ये सभी कहानियां एक जगह आकर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं। साथ ही इसमें भर भर कर हॉरर थ्रिलर का तड़का लगा हुआ है, इसलिए दोस्तों इसे किसी भी हाल में मिस मत करना। तो इस वीडियो में हम इसके पहले 3 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करेंगे और सेकेंड वीडियो में बाकी बचे हुए 4 एपिसोड्स के साथ साथ पूरी सीरीज के कनेक्शन और उसकी एंडिंग को डिटेल में आपके सामने रखेंगे। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसके पहले एपिसोड का नाम है ओल्ड हाउस और ये कहानी है 2015 में जकार्ता की। तो कहानी की शुरुआत में हम पांजी नाम के एक टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं, जो कि किसी सिथी नाम की एक नर्स को एक पॉश नर्सिंग होम में ड्रॉप करता है। दरअसल इस नर्सिंग होम को हम एक ओल्ड एज होम भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ उन सभी बुजुर्ग लोगों को रखा जाता है जिनके बच्चों ने उन्हें यहाँ छोड़ दिया है। अब यहाँ हम सिथी और पांजी को आपस में बात करते हुए देखते हैं और पांजी की बातों से पता चलता है कि वो भी अपनी बूढ़ी माँ को ऐसे ओल्ड एज होम में डालना चाहता है। अब क्योंकि टैक्सी ड्राइवर की कमाई ज्यादा नहीं है तो वो ऐसे पॉश प्लेसेस को अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर नर्स सिथी काफी भड़क जाती है और कहती है कि तुम कभी भी अपनी माँ को यहाँ मत डालना। बूढ़े पेरेंट्स का ख्याल रखने का काम सिर्फ बच्चों का होता है, तो अपनी इस जिम्मेदारी से पीछे मत भागो। अब भले ही नर्स ने पांजी को ये वार्निंग दी थी कि वो अपनी बूढ़ी माँ को यहाँ ना डाले, लेकिन वहाँ की एक और नर्स जिसका नाम नाया था, वो पांजी से उसकी माँ को एडमिट करने के लिए बातें करने लगती है। और यहाँ शॉकिंग बात ये थी कि ये नर्स नाया पांजी की माँ को इस ओल्ड एज होम में फ्री ऑफ कॉस्ट रखने के लिए तैयार थी। ये सुनते ही पांजी फौरन घर जाता है और अपनी बीवी रारा को बताता है कि कैसे उसे अपनी बूढ़ी माँ को उस आलीशान ओल्ड एज होम में फ्री में रखने का ऑफर मिला है। ये सुनकर रारा कहती है कि तुम अपनी माँ को ओल्ड एज होम में क्यों रखना चाहते हो, मैं उनका ख्याल रख सकती हूँ। ये सुनकर पांजी कहता है कि माँ अब इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं कि उन्हें अब कुछ भी याद तक नहीं रहता। वो अपनी याददाश्त दिन पे दिन खोती जा रही है। अब हालांकि इनका नैमी नाम का एक छोटा बच्चा भी है जिसका ख्याल इन दोनों को ही रखना है और ये दोनों अपनी अपनी जॉब भी करते हैं, लेकिन फिर भी रारा इसके लिए नहीं मानती कि उन्हें अपनी माँ को ओल्ड एज होम भेजना चाहिए। अब इसी दौरान पांजी की माँ अपने पोते नेमी के साथ छत पर खेलने के लिए जाती है और वो नेमी को छत पर ही भूल कर आ जाती है। बच्चे को आसपास ना पाकर पांजी और रारा अब उसे ढूंढने लगते हैं और एन वक्त पर वो छत पर पहुंचकर नेमी को बचा लेते हैं। यहाँ कुछ सेकंड्स की भी देरी होती तो नेमी छत से गिर चुका होता। अब इस हादसे के बाद फाइनली पांजी अपनी माँ को ओल्ड एज होम लेकर जाता है। अब जब पांजी अपनी माँ को यहाँ ड्रॉप करने आता है तो उसकी मुलाकात कियानी नाम के एक इंसान से होती है, जो कि पेशे से एक मैकेनिक था। यहाँ बातों ही बातों में कियानी पांजी को बताता है कि ये जगह कुछ ठीक नहीं है। इन लोगों ने 1 हफ्ते पहले मेरी माँ को भी फ्री में एडमिट किया था, लेकिन अब जब मैं अपनी माँ को मिस कर रहा हूँ तो ये लोग मुझे उनसे मिलने तक नहीं दे रहे। यहाँ कियानी के हिसाब से इस बड़ी सी जगह को अमीर लोग चलाते हैं और बंद दरवाजे के पीछे यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर होता है। पांजी कियानी की बातों पर ज्यादा ध्यान तो नहीं देता, लेकिन फिर भी थोड़ा अलर्ट हो जाता है और फाइनली अपनी माँ को यहाँ एडमिट कर देता है। जब पांजी की माँ को पता चलता है कि उनका बेटा उन्हें इस जगह पर छोड़ने के लिए आया है तो वो काफी रोती है। उन्हें देखकर पता चलता है कि वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी है। अब उस रात पांजी को घर पर अपनी माँ से जुड़े कुछ अजीब से सपने आने लगते हैं, जिसका मतलब था कि पांजी अपनी माँ को मिस करने लगा है। इसलिए देर रात वो वापस ओल्ड एज होम जाता है, क्योंकि उसे अब अपनी माँ वापस चाहिए थी। अब जैसे ही पांजी ओल्ड एज होम के अंदर जाता है तो वो कई लोगों को वहाँ पार्टी करते हुए देखता है। ये लोग पांजी को देखकर एकदम से रुक जाते हैं और तभी नर्स नाया वहाँ आती है और पांजी से बात करती है। नाया कहती है कि अपने पेरेंट्स को छोड़ने के बाद फर्स्ट डे विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, लोग मिस करने लगते हैं और ये काफी नॉर्मल है। लेकिन कुछ समय बाद लोग अपने पेरेंट्स को मिस करना बंद कर देते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। यहाँ नाया ये भी बताती है कि जिन लोगों को पांजी ने पार्टी करते हुए देखा था वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को यहाँ भर्ती करके रखा है और कुछ कुछ टाइम पर सभी लोग मिलकर यहाँ डिनर पार्टी करते रहते हैं। आखिर में नाया कहती है कि पांजी की माँ एकदम ठीक है और पांजी उनसे 1 हफ्ते बाद रात को मिलने आ सकता है। अब नाया के सामने तो पांजी ओल्ड एज होम से बाहर चला जाता है, लेकिन दूसरे दरवाजे से चुपके से वापस अंदर आ जाता है ताकि वो अपनी माँ को यहाँ से ले जा सके। पांजी यहाँ एक कमरे की अलमारी में छुपता है और उसके कमरे में हम पार्टी वाले एक आदमी को आते हुए देखते हैं, जो कि अचानक से कपड़े चेंज करके किसी कल्ट जैसी रेड लाइट ड्रेस पहन लेता है
और कबर्ड की दूसरी साइड से एक सीक्रेट डोर के जरिए कहीं चला जाता है। अब पांजी भी फौरन उसी सीक्रेट डोर में घुसकर इस आदमी का पीछा करता है और अब पीछा करते करते पांजी अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है और यहाँ वो कियानी को एक बेड से बंधा हुआ देखता है। अब इससे पहले कि पांजी कियानी को आजाद कर पाता, इस कमरे में कई और लोग आ जाते हैं और ये सब भी वही अजीब सा हुड वाला रेड लाइट ड्रेस पहने हुए थे। इन्हें आते देख पांजी बेड के नीचे उसी बेड को पकड़कर छुपते हुए लटक जाता है और तभी ये लोग इस बेड को धक्का देते हुए एक बड़े एरिया में ले जाते हैं। यहाँ हम कई और लोगों को देख पाते हैं जिन्होंने वही सेम कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और ये सब देखकर हम समझ पाते हैं कि यहाँ जरूर किसी तरह का कल्ट चल रहा था और जिन लोगों को हमने पार्टी करते हुए देखा था वो सभी इस कल्ट के मेंबर हैं। तभी एकदम से हम इस कमरे में एलियन क्रीचर्स को देखते हैं और यहाँ एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसके मुताबिक कियानी को एक एलियन पकड़ता है, जिसके बाद कियानी की बूढ़ी माँ को दूसरा एलियन पकड़ता है। फिर ये एलियंस एक साथ कुछ तो ऐसा करते हैं जिससे कियानी बूढ़ा होकर खत्म हो जाता है, वहीं उसकी माँ एकदम जवान हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ इन एलियंस या अजीब से क्रिएचर्स की मदद से बूढ़े लोगों को फिर से जवान बनाया जा रहा था और इस प्रक्रिया के लिए अपने ही बच्चों की जरूरत होती है क्योंकि उसकी ही जवानी को खींचकर बूढ़े लोगों को फिर से जवान किया जा सकता है। यहाँ एक और कंडीशन ये थी कि इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पेरेंट एंड चाइल्ड दोनों को एग्री करना होगा और कियानी के केस में जब कियानी एग्री नहीं कर रहा था तो इस कल्ट को एक लेडी जिसे सब विस्पर बुलाते हैं उसने कियानी को कन्विंस कर दिया था, जिसके बाद रिचुअल पूरा हुआ। तो अब पांजी ये सब देख चुका था और वो चुपके से इस अजीब जगह से निकलता है, लेकिन गलती से उसका फोन यहीं पर गिर जाता है और जब फोन रिंग होता है तो कल्ट वाले समझ जाते हैं कि यहाँ जरूर कोई है। वहीं पांजी पूरे ओल्ड एज होम में इधर उधर भागते हुए अपनी माँ को ढूंढ रहा था और तभी पांजी नर्स सिथी से मिल जाता है। नर्स सिथी पांजी से कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि अपनी माँ को यहाँ मत डालना, लेकिन तुम माने नहीं। यहाँ नर्स बताती है कि यहाँ जितने भी लोग यंग दिख रहे हैं वो सभी एक्चुअल में काफी बूढ़े और अमीर लोग हैं जो कि इसी रिचुअल से जवान बने हैं। यहाँ तक कि वो खुद 105 साल की थी जो इस रिचुअल के जरिए जवान बनी है। उसने भी इसके लिए अपने बेटे को इस तरह से कुर्बान किया था, लेकिन अब वो अपनी करनी पर बहुत पछता रही है। इन लोगों ने पांजी की माँ को भी इसलिए चुना है क्योंकि पांजी की माँ अच्छा खाना बनाती है और ये लोग उन्हें यंग बनाकर यहाँ उनसे खाना बनवाएंगे। यानी सीन ये था कि ये अमीर बूढ़े लोग आराम से यंग होकर अपनी जिंदगी मौज मस्ती से काट रहे थे और पैसे की कोई कमी नहीं थी। ये लोग उन बूढ़े लोगों को टारगेट करके यंग बनाते हैं जिनकी इन्हें जरूरत है, जैसे कोई क्लीनर होगा, कोई इंजीनियर होगा और कोई कुक होगा। अब ये सब बताकर नर्स सिथी यहाँ पांजी को अपनी हुडेड रेड लाइट वाली ड्रेस दे देती है और पांजी ये ड्रेस पहनकर अपनी माँ को ढूंढ लेता है, लेकिन तभी उसके सामने वेनिस्ड क्रिएचर्स आ जाते हैं। अब ये वेनिस ऐसे क्रिएचर्स हैं जो कि पहले तो ह्यूमंस थे, लेकिन वो इस रिचुअल के लिए एग्री नहीं हुए। आपको याद होगा कि रिचुअल कंप्लीट करने के लिए पेरेंट और बच्चे दोनों को एग्री करना जरूरी होता है और विस्पर उन्हें एग्री करवाती है। वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो विस्पर की बातों में नहीं आते, उन्हें इस क्रिएचर में तब्दील कर दिया जाता है जिसे हम वेनिस्ड कह रहे थे। अब वेनिस्ड देख तो नहीं सकते, लेकिन वो सूंघ जरूर सकते हैं और यूजुअली उन्हें स्मेल से पता होता है कि किसे मारना है और किसे नहीं। मतलब बाहरी लोगों को मारो, कल्ट वालों को मत मारो। खैर, नर्स सिथी यहाँ वेनिस्ड को रोकती है, लेकिन वेनिस्ड उल्टा उसे ही मार देते हैं। वहीं पांजी अपनी माँ को लेकर भागता है, लेकिन अगले ही पल कल्ट वाले पांजी को घेर लेते हैं और वो उसको और उसकी माँ को भी रिचुअल के लिए लेकर जाते हैं। अब रिचुअल शुरू होता है, लेकिन इस केस में ना तो पांजी तैयार था अपना जीवन खोने के लिए और ना ही पांजी की माँ तैयार थी अपने बेटे को खोकर जवानी पाने के लिए। यहाँ वो साफ साफ कहती है कि उन्हें पांजी खुश चाहिए। अब विस्पर के बहकावे को भी पांजी थोड़ी देर तक रेजिस्ट कर रहा था और यहाँ पांजी को याद आता है कि सिथी ने उसे भी यही बताया था कि इन एलियंस की ब्रीथ यानी जो सांस होती है वो एक गैस की तरह होती है जिसे आग पकड़ लेती है। तभी पांजी अपनी जेब से लाइटर निकालकर जैसे ही जलाता है तभी वहाँ एकदम से आग लग जाती है और ये आग सभी को जलाने लगती है, यहाँ तक कि वो एलियंस भी इससे नहीं बच पाते। अब पांजी जल्दी से वहाँ से भागता है और वो अपनी माँ को भी बचाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ पहले ही जलने लग गई थी। यहाँ वो खुद पांजी से कहती है कि बेटा भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। पांजी किसी तरह आग की लपटों से बचते हुए यहाँ से निकलता है और आग इतनी तेजी से फैलती है कि पूरा ओल्ड एज होम इसी से जल जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि पांजी बच गया है और ये ओल्ड एज होम के सारे रेजिडेंट्स मारे गए हैं। लेकिन तभी एंडिंग सीन में हम राख के बीच से 4 उंगलियों वाले हाथ को निकलते हुए देखते हैं
और हमें समझ आता है कि इस जगह पर पांजी के अलावा कोई और जरूर बचा है और यही इसके पहले एपिसोड का एंड होता है। इस एपिसोड में हमें एलियंस के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया है और एंड में ये भी क्लियर नहीं किया गया कि जलने से कोई एलियन बचा या कोई कल्ट मेंबर बचा या कोई नहीं बचा। हमें वो 4 उंगलियों वाला हाथ जरूर दिखा जो दिखने में किसी बच्चे का लग रहा था। खैर, डिटेल्स में आपको ये सब कुछ एंड में पता चल जाएगा। बाकी इस स्टोरी का मैसेज तो यही था कि हमें कभी भी अपने बूढ़े माँ बाप का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा उनकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप अपनी पूरी जवानी हमें बड़ा करने में लगा देते हैं और हम कम से कम उनका ख्याल तो रख ही सकते हैं। अब यहाँ वो एलियन कौन है, वो कहाँ से आए और उनका क्या पर्पस है, वो सब कुछ इसके आखिरी यानी 7वें एपिसोड में बताया गया है, जिसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। बाकी अभी चलते हैं इसके अगले एपिसोड की तरफ, जो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दूसरे एपिसोड का नाम है द ऑर्फन और ये कहानी 2024 जगाता की है। तो कहानी की शुरुआत में हम इयोस और इपाह नाम के पति पत्नी को देखते हैं, जो कि काफी गरीब हैं। इतने गरीब कि ये लोग एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं, जिसका रेंट तक वो महीने में नहीं भर पाते और पैसा कमाने के लिए ये दोनों कचरे में से चीजें निकालने का काम करते हैं। अब इयोस को एक दिन बगाज नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है, जो इनकी तरह ही पहले बहुत गरीब था, लेकिन एक दिन बगाज अचानक से 7 दिन के अंदर अमीर हो गया। दरअसल बगाज ने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था, जिसकी वजह से वो इतना अमीर हुआ था। बच्चे को अडॉप्ट करने के ठीक 7 दिन बाद ही बगाज की मृत्यु हो गई। यहाँ इयोस का मानना था कि वो बच्चा किसी तरह का मैजिकल बच्चा है, जिसे आप शैतान मान सकते हो या फिर कोई एंजल भी मान सकते हो। लेकिन बात ये है कि उस बच्चे को अडॉप्ट करते ही लोग अमीर हो जाते हैं और उसके ठीक 7 दिन बाद वो मारे भी जाते हैं। अब यहाँ इयोस का प्लान था कि वो बच्चे को अडॉप्ट करके उसे 6 दिन अपने पास रखेगा, जिससे वो ठीक ठाक अमीर हो जाएगा और फिर 7वें दिन, इससे पहले कि वो बच्चे की वजह से मारा जाए, वो बच्चे को ही मार देगा। लेकिन इपाह ये सब नहीं करना चाहती थी। वो अपनी इस गरीबी में भी खुश थी, लेकिन इनका रेंट लेने वाला इंसान इन्हें परेशान करने लगा है, जिसके कारण इपाह को ना चाहते हुए भी इयोस की ये बात माननी पड़ती है। अब अगले दिन ये दोनों उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसका नाम था सफीन। अब सफीन बड़ा ही क्यूट बच्चा था और अगर आप उसके हाथ को देखें तो उसमें सिर्फ 4 उंगलियां ही थी, ठीक वैसी ही जैसी हमने एपिसोड 1 के एंड में देखी थी। यानी इन कहानियों के बीच कुछ तो कनेक्शन है। और अब ये दोनों सफीन को अपने घर लेकर आते हैं और यहाँ उसकी बहुत देखभाल करते हैं, उसे बड़े प्यार से खाना पानी देते हैं। अब उसी रात सोने से पहले इयोस को अचानक घर में कुछ पैसे मिल जाते हैं, यानी कि इस बच्चे को अडॉप्ट करने वालों को वाकई में पैसे मिलने लगते हैं। वहीं अगले दिन इपाह सफीन को अपने साथ कचरे वाली जगह पर लेकर जाता है, जहाँ वो कचरा बीनकर उनमें से कुछ वैल्यूएबल चीजों को ढूंढती है और यहाँ सफीन इधर उधर खेलने लगता है। अब यहाँ एक टाइम ऐसा आता है कि सफीन एक कचरे वाले ट्रक से दबने वाला होता ही है कि तभी एन वक्त पर इपाह उसे बचा लेती है। इस हादसे से इपाह को अपनी एक पुरानी मेमोरी याद आती है, जब पास्ट में उसका एक्चुअल बेटा रियान इसी तरह से मारा गया था। इस वजह से कहीं न कहीं इपाह के अंदर अब सफीन के लिए ममता वाली फीलिंग्स आने लगती हैं। यहाँ तक कि सफीन भी इपाह को मम्मा बुलाने लगा था। आज रात इपाह सफीन के लिए अच्छा खाना पकाती है और इयोस यहाँ नोटिस कर लेता है कि इपाह अब सफीन से अटैच होने लगी है। ये देखकर इयोस इपाह से पूछता है कि कहीं तुम्हारे दिल में उस बच्चे के लिए ममता तो नहीं जाग उठी, लेकिन इपाह इसके लिए मना कर देती है। अब उसी रात इयोस को एक कंगन मिलता है, जिसके अगले दिन वो उसे बेचकर थोड़ा पैसा बना लेता है और इससे अपने घर का रेंट भरता है। साथ ही वो सफीन को कुछ टॉयज भी दिलाता है। अब ये सिलसिला ऐसे ही चलने लगता है और अगले दिन इयोस को एक चेन भी मिलती है और खुश होकर इयोस अगले दिन इपाह और सफीन को एक फैंसी रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। लेकिन यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर एक हादसा हो जाता है। दरअसल सफीन को पीनट्स से एलर्जी थी और खाने में पीनट्स मिला हुआ था, जिससे सफीन एकदम से बीमार पड़ जाता है। ये देखकर फौरन वो सफीन को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहाँ सफीन तुरंत ही नॉर्मल हो जाता है। यहाँ उसके इलाज में इयोस का सारा कमाया हुआ पैसा खत्म हो जाता है। अब अगले दिन तेज बारिश की वजह से इनका टूटा फूटा घर और भी टूट जाता है और घर में काफी पानी आने लगता है। ये देखकर इयोस काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वहीं हम इपाह को देखते हैं, जो अब सफीन से बहुत ज्यादा अटैच हो गई थी। इयोस इपाह को समझाता है कि सफीन उनका बेटा नहीं है, लेकिन इपाह यहाँ कहती है कि वो तो एक छोटा सा बच्चा है, वो कैसे हमें 7th डे पर मार सकता है।
अब धीरे धीरे दोनों में बहस बहुत बढ़ जाती है, जिसके बाद गुस्से में इयोस सफीन को थप्पड़ मारने लगता है। अब एक तरफ यहाँ इयोस सफीन को मारने की फिराक में था, वहीं इपाह उसे बचाना चाहती थी। वहीं अगले दिन यानी 6वें दिन सफीन बाहर जाता है, जहाँ ढेर सारा कूड़ा लैंडस्लाइड की तरह उस पर गिर जाता है। ये देखकर फौरन इपाह उसकी तरफ दौड़ती है और इपाह को बचाने इयोस भी जाता है, जिससे ये तीनों कूड़े के ढेर में दब जाते हैं। अब जब इनकी आंखें खुलती हैं, तो ये तीनों खुद को एक बड़े से मेंशन में पाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये मेंशन इनके ही नाम पर था, यानी इनका ही था, और फाइनली इनका अमीर होने का सपना पूरा होने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि इयोस उस मेंशन को पाकर बहुत खुश था, लेकिन इपाह को बस सफीन की चिंता थी, क्योंकि सफीन काफी बीमार हो गया था। अब 7वां दिन आता है और इयोस जब उठता है तो उसे लगता है कि आज आखिरी दिन फाइनली उसे ढेर सारा पैसा मिलेगा और इसके लिए उसे सफीन को प्यार देना होगा। तो इसलिए इयोस घर के कुछ बर्तन बेचकर सफीन के लिए टॉयज लेकर आता है और उसके ठीक बाद वाकई में इयोस को एक बोरी भरकर पैसे मिल जाते हैं, जो उसका जीवन काटने के लिए बहुत ज्यादा थे। अब पैसे मिलते ही इयोस देर रात तक का इंतजार करने लगता है और रात होते ही सफीन को इपाह के कमरे से उठाकर ले जाता है, जिसके बाद वो ग्राउंड में एक गड्ढा खोदने लगता है ताकि वो सफीन को 7th डे खत्म होने से पहले ही उस गड्ढे में दफना सके। लेकिन ऐन वक्त पर इपाह उठ जाती है और वो सफीन को लेकर अपने पुराने टूटे फूटे घर में भागती है। इयोस इन दोनों के पीछे आता है। यहाँ आकर इयोस और इपाह में काफी बहस होती है। बहस इस बात की कि इयोस सफीन को मारना चाहता था, लेकिन इपाह उसे बचाना चाहती थी, और जब इयोस नहीं मानता तो इपाह इयोस को ही चाकू मार देती है। अब इस हमले से इयोस जिंदा नहीं बच सकता था और यहाँ मरने से पहले इयोस को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे शुरुआत से ही पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए था। वो इपाह से इतना प्यार करता था और वो इपाह के साथ खुश भी था, लेकिन पैसे के चक्कर में वो मरने वाला है। वहीं इपाह भी इस सब से काफी सदमे में आ गई थी, इतना कि वो खुद को मारने के लिए तैयार थी। सफीन यहाँ इपाह को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इपाह खुद को भी खत्म कर लेती है। ये सब दृश्य देखकर सफीन काफी रोने लगता है। इसके बाद वो इपाह के शरीर से चाकू निकालता है और रोते हुए इपाह के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि माँ, आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। और इतना कहते ही उसके हाथ के नीचे से अजीब सी मैजिकल लाइट्स आने लगती हैं। ये लाइट्स इतनी तेज थी कि पूरा घर रोशनी से भर जाता है और यहीं पर ये 2nd एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी द ऑर्फन की कहानी और एंड तक ये शीशे की तरह साफ हो चुका था कि सफीन कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था। उसके पास पावर्स जरूर थी और वो वाकई अपने अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स को अमीर बना देता था। यहाँ इस कहानी को देखकर ऐसा लगता है कि जो लोग सफीन का इस्तेमाल सिर्फ पैसे के लिए करते थे, उनकी मौत निश्चित है। लेकिन वहीं इपाह सफीन से दिल से कनेक्ट हो गई थी और ऐसे में इपाह जब खुद को मारती है तो सफीन को बहुत दुख होता है और शायद सफीन ने अपने पावर्स का इस्तेमाल करके उसे हील भी कर दिया होगा। तो बाकी चर्चा बाद में करेंगे। अभी चलते हैं इसके 3रे एपिसोड की तरफ, जिसका नाम है पोएम्स एंड पेन, और ये कहानी 2022 जकार्ता की है। तो कहानी की शुरुआत में हम रानिया नाम की एक लेडी को देखते हैं, जो कि एक राइटर है और वो अपनी 2nd बुक पीरियड को लॉन्च कर रही है। और इसकी पहली बुक थी पोएम्स एंड पेन, जो कि एक बहुत ही बड़ी हिट थी। वो किताब लगातार 7 महीने तक बेस्ट सेलर रही थी, लेकिन उसकी इस दूसरी किताब पीरियड को लोग और क्रिटिक्स दोनों बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे। बात यहाँ तक आ गई थी कि रानिया का पब्लिशर हेंड्रा उसे बार बार कह रहा था कि तुम वापस से पोएम्स एंड पेन बुक की सीक्वल क्यों नहीं लिख देती। लेकिन यहाँ रानिया कुछ वजह से अपनी पहली सुपरहिट बुक का सीक्वल लिखना नहीं चाहती थी। लेकिन उसकी ये 2nd बुक इतनी गंदी तरीके से फ्लॉप हुई थी कि रानिया उससे बिल्कुल भी पैसे नहीं कमा पाई थी और रानिया के ऊपर अपने नए घर का लोन भी था, जिसे उसे चुकाना था। तो घर को बचाने के लिए फाइनली रानिया डिसाइड करती है कि वो पोएम्स एंड पेन का सीक्वल लिखेगी। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा पोएम्स एंड पेन बुक की स्टोरी बता देता हूँ। इस बुक में लारस नाम की एक लड़की की कहानी बताई गई है, जिसका हस्बैंड एंड्रियन उसे हमेशा मारता पीटता था। उसने लारस को एक बेसमेंट में बंद करके रखा था। यहाँ लारस की एक बेटी भी हुई, लेकिन फिर भी एंड्रियन नहीं सुधरा। अब बुक के एंड में लारस ने अपना फेट एक्सेप्ट कर लिया था और शायद यही वजह थी कि कई रीडर्स इस किताब से काफी कनेक्ट हो गए थे। वो भी इतना कि रीडर को अब उसका सीक्वल भी चाहिए था।
क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आगे लारस के साथ क्या हुआ। वहीं रानिया 2019 में जब पोएम्स एंड पेन किताब लिख रही थी तो वो अक्सर ब्लैंक हो जाती थी और किसी तरह उसकी स्टोरी फिनिश होती थी। इसके बाद रानिया को अपनी बॉडी में काफी पेन फील होता था, जैसे लारस की जगह उसे किसी ने मारा पीटा हो। रानिया को तब ऐसा लगता था कि कभी कभी राइटर्स अपने फिक्शनल कैरेक्टर्स से इतना जुड़ जाते हैं कि उन्हें रियल लाइफ में भी वही चीजें फील होने लगती हैं जो कि कैरेक्टर्स के साथ बुक में होती हैं। तो शायद यही रानिया को हुआ होगा, लेकिन उस समय किसी तरह उसने अपनी बुक को कंप्लीट कर लिया था और यही वजह है कि अभी वो पोएम्स एंड पेन का सेकंड पार्ट नहीं लिखना चाहती थी। लेकिन अब क्योंकि उसके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी तो फाइनली रानिया पार्ट 2 लिखने बैठती है और कुछ ही देर बाद उसे नींद आ जाती है। जब रानिया सोकर उठती है तो वो पाती है कि उसकी बैक पर एक बड़ा सा मार्क था। रानिया फौरन अपना लैपटॉप चेक करती है। यहाँ उसे पता चलता है कि वो पोएम्स एंड पेन पार्ट 2 के ऑलरेडी 30 पेजेस लिख चुकी थी और बुक में एंड्रियन ने लारस को बैक पर मारा था। मतलब देखा जाए तो जिस तरह की चोट किताब में लारस को लगी थी वैसी ही सेम चोट के निशान रानिया को अपनी बैक पर दिख रहा था। ऐसे में नेक्स्ट टाइम पर जब लारस बुक लिखने बैठती है तो वो हेंड्रा को वीडियो कॉल पर रखती है ताकि हेंड्रा देख सकें कि रानिया कैसे बिहेव करती है। अब जैसे ही रानिया बुक लिखना शुरू करती है तो रानिया अचानक से अजीब सा बिहेव करने लगती है। उसकी आंखें एकदम से वाइट हो जाती हैं और वो अजीब सा डरावना पोस्चर बना लेती है। यहाँ वो बस टाइप किए जा रही थी। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था मानो रानिया खुद लारस के अंदर चली गई हो और वो एंड्रियन को उसे मारते पीटते देख और झेल रही हो। रानिया यहाँ लारस की बेटी आस्ती को भी देखती है। वहीं वीडियो कॉल के जरिए हेंड्रा देख रहा था कि रानिया एक अजीब से ट्रांस में है और वो बार बार हर्ट हो रही है। ये देखकर हेंड्रा फौरन रानिया के घर आकर उसे वापस होश में लाता है। होश में आते ही रानिया देखती है कि उसके गले में काफी दर्द था क्योंकि एंड्रियन ने उसका गला दबाया था। अब इस सब से हेंड्रा को भी यकीन हो गया था कि रानिया के साथ कुछ गड़बड़ जरूर है। यहाँ रानिया बताती है कि पहली किताब लिखते वक्त ये सब इतना फील नहीं होता था जितना अब हुआ है। यहाँ हेंड्रा रानिया को समझाता है कि वो कुछ दिनों के लिए किताब ना लिखे और उससे दूर रहे। लेकिन अब तक रानिया को ऐसा लगने लगा था मानो लारस वाकई में कोई रियल इंसान है जिसकी मदद रानिया को करना चाहिए। ऐसे में रानिया वापस वही सब दोहराती है और हम जान पाते हैं कि लारस के पति ने उसे फ्रेंच रेस्टोरेंट में रिंग देकर प्रपोज किया था, लेकिन अब वो लारस को बेसमेंट में बंद करके रखता है और मारता पीटता है। वहीं उसकी बेटी आस्ती आज तक घर से बाहर गई ही नहीं है। अब लारस देखती है कि उसकी वो रिंग हाथ से गायब है और जब लारस के पति एंड्रियन को ये बात पता चलती है तो वो लारस को काफी मारता है। यहाँ रानिया लारस के दिमाग के अंदर से उसे फाइट बैक करने के लिए कहती है, जिसकी वजह से लारस एक पेंसिल अपने पति के हाथ में घुसा देती है। अब एंड्रियन गुस्से में लारस को बहुत ज्यादा मारता है और इतना पीटने के बाद एकदम से रानिया अपने होश में आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि रानिया अब काफी ज्यादा चोटिल हो चुकी थी जो दिखने में काफी डरावना था। अब हेंड्रा यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के हॉस्पिटल में रानिया का चेकअप करवाता है। यहाँ रानिया को काफी चोटें आई थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी रानिया को लारस की मदद करनी थी और इस बार वो हेंड्रा के सामने वापस ट्रांसस्टेट में जाती है ताकि अगर कुछ अनहोनी हो तो वो उसको जगा दे। अब जैसे ही रानिया वापस लारस की बॉडी में जाती है तो वहाँ मिरर को ढूंढने लगती है ताकि वो लारस का रियल फेस देख सके। अब बेसमेंट में मिरर तो था नहीं, लेकिन पानी में लारस अपना रिफ्लेक्शन देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि लारस हूबहू रानिया जैसी ही दिखती थी। अब ये पता लगते ही रानिया वापस अपने होश में आ जाती है और सोचती है कि जरूर रानिया की कोई ट्विन सिस्टर रही होगी जिसके बारे में रानिया को नहीं मालूम। ऐसे में रानिया अपने पेरेंट्स के घर पहुंचती है जिनसे वो पिछले 12 साल से नहीं मिली थी क्योंकि 12 साल पहले रानिया और उसका भाई रामा कार में थे और रानिया ड्राइव कर रही थी। तभी कार का एक्सीडेंट होने की वजह से रामा मारा गया और क्योंकि रामा उसके पेरेंट्स का फेवरेट चाइल्ड था तब से रानिया अपने पेरेंट्स से डिटैच्ड हो गई थी। पेरेंट्स रानिया को ही ब्लेम कर रहे थे, इसलिए वो घर से चली गई थी। खैर, अब 12 साल बाद पेरेंट्स से बात करने पर रानिया को पता लगता है कि उसकी वाकई में एक ट्विन सिस्टर थी जिसका नाम लारस ही है। सालों पहले रानिया के पेरेंट्स फाइनेंशियली प्रॉब्लम में थे और ऐसे में उन्होंने रानिया और लारस को दोनों को अलग अलग जगह पर अडॉप्शन के लिए डाल दिया था। लेकिन जब पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हुई तो वो वापस अपनी बेटियों को लेने गए, लेकिन उन्हें सिर्फ रानिया ही मिली, लारस कभी नहीं मिल पाई। अब अगर आप गौर करें तो दिक्कतों में भी पेरेंट्स ने रामा को अडॉप्शन के लिए नहीं डाला था क्योंकि रामा उनका फेवरेट चाइल्ड था।
खैर, यहाँ एक बात तो क्लियर थी कि लारस वाकई में एग्जिस्ट करती है, जो कि रानिया की ही जुड़वा बहन है और फिलहाल वो कहीं बुरी तरह से प्रताड़ना झेल रही है। ऐसे में रानिया फिर से ट्रांस में जाकर लारस की बॉडी में जाती है और देखती है कि आस्ती काफी बीमार है। वो फौरन अपने पति से कहने लगती है कि आस्ती को अस्पताल लेकर चलो, लेकिन एंड्रियन अस्पताल थोड़ी ना ले जाने वाला था। यहाँ बात इतनी बढ़ जाती है कि एंड्रियन फिर से लारस पर हाथ उठाने लगता है, लेकिन इस बार रानिया लारस को वापस से अटैक करने को कहती है। लारस यहाँ अपने पति के अटैक्स को रोकती है और उसका पति यहाँ अजीब तरह से चिल्लाता है। तभी हम एंड्रियन के हाथ पर एक अजीब सा मार्क देखते हैं और तभी एकदम से लारस खुद को एक अजीब सी जगह पर पाती है, जो कि अगार्था नाम की कोई जगह थी, जहाँ लारस के हाथ पर भी वो मार्क था। और यहाँ लारस एक अजीब एलियन वर्ल्ड देखती है। यहाँ तक कि लारस तो उन दो एलियंस को भी देखती है जिसे हमने पहले एपिसोड में देखा था, जो बूढ़े को जवान बना रहे थे। इसके बाद वापस बेसमेंट का सीन आता है, जहाँ एंड्रियन अपनी आंखों से लेंस को निकालता है और हम उसकी असली आंखों को देख पाते हैं, जो पूरी तरह से ब्लैक थी। यानी एंड्रियन भी कोई ह्यूमन नहीं है, बल्कि कुछ अलग ही एलियन क्रीचर है। एंड्रियन फौरन बेसमेंट से भागता है। वहीं रानिया अपने होश में आ जाती है। अब तक रानिया को काफी जानकारियां मिल चुकी थी, यानी उसे एंड्रियन का नाम पता चल गया था। साथ ही वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑन इंटरप्राइज में काम करता था। तो इस तरह इंफॉर्मेशन की मदद से रानिया इंटरनेट पर एंड्रियन को ढूंढ लेती है और उसके घर का पता भी निकाल लेती है। बस फिर क्या था, रानिया हेंड्रा के साथ एंड्रियन के घर पहुंच जाती है, जहां हेंड्रा एंड्रियन और उसकी फैमिली को गन पॉइंट पर रोकता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एंड्रियन की पहले से ही एक दूसरी वाइफ और बच्चे हैं। एंड्रियन लारस को भी यही रखता था, अपनी स्टडी रूम के बेसमेंट में, और रानिया वहां जाकर लारस यानी अपनी ट्विन सिस्टर से मिलती है। अब तक एंड्रियन लारस को हथौड़े से काफी पीट चुका था, जिस वजह से लारस बच नहीं पाती। अब मरने से पहले वो कहती है कि उसे अपनी सिस्टर यानी रानिया की ड्रीम्स आती थी। अब लारस तो बच नहीं सकी, लेकिन रानिया आस्ती को वहां से निकाल कर ले जाती है। यहाँ एंड्रियन की जो पत्नी थी वो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि बेसमेंट से एक अनजान बच्ची कहां से निकल आई। फाइनली रानिया और हेंड्रा आस्ती को बचाकर यहां से निकाल लेते हैं। और देखा जाए तो जो भी रानिया बुक लिखते वक्त सोच रही थी वो सब कुछ सच ही था। अब सीन यहाँ से कुछ टाइम बाद शिफ्ट होता है, जहाँ रानिया आस्ती को अच्छी लाइफ दे रही है। यहाँ रानिया को लग रहा था कि पुलिस एंड्रियन को जरूर अरेस्ट करेगी, लेकिन पुलिस को एंड्रियन के घर में कोई सबूत नहीं मिलता। रानिया खुद वापस एंड्रियन के घर जाती है, लेकिन अब उसे कोई सीक्रेट बेसमेंट तक नहीं मिलता, न ही सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कुछ था जिससे कुछ भी साबित हो सके। यहाँ एंड्रियन स्माइल कर रहा होता है और रानिया उससे कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से बचने नहीं दूंगी। और यहीं पर इसका थर्ड एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस थर्ड एपिसोड की कहानी काफी सीधी थी और यहाँ भी सेम डाउट्स हमारे मन में हैं कि आखिर एंड्रियन था कौन, और पहले एपिसोड में ओल्ड एज होम के अंदर कौन कौन बचा था, साथ ही सेकेंड एपिसोड में सफीन कौन था। आपके सभी सवालों के जवाब आखिरी एपिसोड यानी 7th एपिसोड में आपको मिलने वाले हैं। तो अभी इस कहानी में और 4 एपिसोड्स बाकी हैं, जो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम उसे जल्दी आपके सामने लेकर आएं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली ऐसी ही कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।